Hello students, I am S.B. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिजिक्स बाय ठाकुर सर, ऐसे तो बच्चों आप पहचान चुके हैं। कैसे हैं बच्चों? आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय डॉक्टर एस टी वर्मा की बुक से चैप्टर 29 में एक्सरसाइज की 69 प्रॉब्लम तक आप कर चुके हैं। हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 70 से हम आगे बढ़ रहे हैं। और बच्चों, ये चैप्टर अभी हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छा टिप्स देने वाला हूँ क्लास के लास्ट में, जिसको आप जरूर सुनेंगे। आपके सारे के सारे फिजिक्स के प्रॉब्लम सभी चैप्टर्स के आसान हो जाएंगे। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। पहले अपना काम कर लेते हैं और वीडियो के लास्ट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज बताऊंगा, जिसको यदि आप फॉलो कर लिए तो आपके लिए फिजिक्स बहुत ही आसान हो जाएंगे। ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 70, जिसमें कि बोला गया है a sample of HCl gas is placed in an electric field of 2.5 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया 2.5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl molecule is 3.4 10 to the power -30 कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट हमें दे दिया गया है 3.4 into 10 to the power -30 कूलम मीटर। और बच्चों, कूलम मीटर लिखने के समय सावधानी रखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हर बार में ऐसे लिख देते हैं। जी नहीं, यदि सी और एम सेम साइज में हो गया तो लोग सेंटीमीटर पढ़ देगा इसको। कूलम साइंटिस्ट के नाम है। साइंटिस्ट के नाम पे जो यूनिट बनता है उसका सिंबल होता है कैपिटल लेटर, इसलिए सी का साइज बड़ा रखिए, मीटर का साइज छोटा रखिए, क्योंकि यूनिट मिस्टेक पर 0.5 मार्क्स कट जाते हैं एग्जाम के अंदर। नाउ फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क। हमें निकालना है टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन एक्ट ऑन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल पर मैक्सिमम कितना टॉर्क लगते हैं। बच्चों, मैंने कॉन्सेप्ट लेक्चर के दरमियान आपको पढ़ाया है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू, एंगल थीटा पे जब रखे हैं, डाइपोल मोमेंट -q2 प्लस q। देन हम लोगों ने जो टॉर्क का पता लगाया तो हमें क्या मिला है, टाउ इक्वल टू मिला है PE sin थीटा। चलिए थोड़ा सा मैं याद दिला दिया करता हूं। अब यदि sin थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए, टॉर्क मैक्सिमम के लिए PE और sin थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। एंड सो sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लिया। कब होता है sin थीटा 1? जब थीटा होता है 90 डिग्री, sin 90 डिग्री 1 रख लीजिए वैल्यू। अब दोनों को रखिए, मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 3.4 10 to the power -30 मल्टीप्लाई 2.5, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5 into 10 to the power 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए कितना आता है। जरा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 8.5 और 10 की पावर हो जाएंगे -26। एंड टॉर्क है, यूनिट तो पता ही है क्लास 11 से, न्यूटन मीटर। ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 70।
नेक्स्ट प्रॉब्लम 71 में आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 71 क्या है? 71 में प्रॉब्लम हमारा कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग अपोजिट चार्जेस 2 10 to the power -6 coulomb and -2 10 to the power -6 coulomb are placed at a separation of 1 centimeter। चलिए फिगर दिखा लेते हैं पहले और फिर आगे की बात करेंगे। हमें दे दिया गया है 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q और -Q है, एक है +Q दूसरा है -Q। अब रहा कि किसको हम किधर रखें, तो इसमें ए बी पॉइंट का नाम रखा गया है। पॉइंट बी पर नेगेटिव चार्ज है, मैं इसको बोल रहा हूं बी पॉइंट, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज -Q और ये हमारा है पॉइंट ए +Q। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डाइपोल बन गया। अब आपने डाइपोल लेंथ को 2a लिया था, ये जो डाइपोल लेंथ है इसको 2a लिया था आपने, -Q 2 +Q डाइपोल लेंथ वेक्टर क्वांटिटी है बट ओनली लेंथ लेते हैं तो 2a लिखिए। अब हमें दिया गया है आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन 1 सेंटीमीटर, यानी कि 2a का वैल्यू, डाइपोल लेंथ की वैल्यू हमें दे दिया गया 2a इज 1 सेंटीमीटर 10 to the power -2 मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आगे, राइट डाउन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस पेयर। अब देखिए Q का मैग्नीट्यूड आपको दे दिया गया है, Q का वैल्यू कितना है 2 10 to the power -6, 2 into 10 to the power -6। अब यहां पर मैं थोड़ी सी एक काम कर रहा हूं, डाइपोल लेंथ को 2a हम लोग लिखते क्यों हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डाइपोल के मिडिल पॉइंट से डिस्टेंसेस मेजर करते हैं लोग, तो फिर ये a हाफ लेंथ होगा तो कैलकुलेशन आसान होता है। मैं इसको B to A, इसको मैं D बोल रहा हूं, ये हमारा D हो गया, D इक्वल टू 2A 1 10 to the power -2 मीटर। अब आपको मैं फ्री कर रहा हूं, आपको डाइपोल लेंथ लेना है तो BA हो गया, इसी को कोई चाहे तो BA लिख लें, B2A लेंथ लिख लें, ठीक है। नाउ डाइपोल मोमेंट पार्ट ए, डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या लिखते हैं, Q into 2A लिखते हैं, ठीक है। अब आप 2a के जगह पर आप चाहें तो Q into D लिख लीजिए, D के जगह पर आपकी इच्छा है तो BA लिख लीजिए, जैसे लिखना हो आप लिख सकते हैं। नाउ Q का वैल्यू कितना है 2 into 10 to the power -6 कूलम। D डाइपोल लेंथ या 2a कहिए कितना है 1 10 to the power -2, ये हो गया हमारा कितना 2 into 10 to the power -8 और P का यूनिट कूलम मीटर। इस तरह से डाइपोल लेंथ को 2a ही लिखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पार्ट बी का रहा है, calculate the electric field at a point on the axis of dipole 1 meter away from the center। ठीक है, डाइपोल के एक्सिस के अलोंग 1 मीटर सेंटर से कर रहा है, कोई पॉइंट लीजिए, या मैं सी बोल दे रहा हूं, डाइपोल के सेंटर से, डाइपोल के मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस ले लीजिए। और जैसा कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लेक्चर के दरमियान काम किया हुआ है, ठीक है, क्या किया हुआ है, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल लिए हैं और यहाँ पर कैलकुलेट किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं अब पूरा बेसिक पे नहीं जाकर के आप कॉन्सेप्ट लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। डाइपोल का एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, सब पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखे हैं। अब मैं फाइनल रिजल्ट को यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो पार्ट बी में हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक्सियल लाइन पर शॉर्ट डाइपोल में आप पढ़े 2p/r³। अब आप कहेंगे शॉर्ट डाइपोल, यस, लेंथ बहुत छोटा है, जैसा कि देख रहे हैं बहुत छोटा लेंथ है, एंड सो डाइपोल लेंथ वेरी स्मॉल, एंड सो आप इसको स्मॉल डाइपोल के लिए जो फॉर्मूला निकाले हैं
उसको यूज करिए। ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 पी का वैल्यू रखिए 2 10 टू द पावर -8 अपॉन आर क्यूब। आर की वैल्यू कितना है? आर की वैल्यू प्रॉब्लम ने दिया है 1 मीटर, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब नाउ मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू कितना 9 इंटू 2 18 इंटू 2 36 और एक 10 यानी 360 न्यूटन पर कूलम। ये सी पार्ट में प्रॉब्लम कर रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल एंड 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। बच्चों आपने पढ़ा है कि जब पॉइंट लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन पर बोलते हैं। दिस पॉइंट डी इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन पर आपने पढ़ा है ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। अब आप देखिए जरा गौर से, 2P/R क्यूब है, यहाँ P/R क्यूब, इसका हाफ हो गया। ये आपके सामने आंसर है 360/2 कर लीजिए, इक्वल टू हो गया 180 न्यूटन पर कूलम। इस तरह से जो है, जो लेक्चर के दरमियान हम लोगों ने जो काम किया है डिटेल में किया है, वो हमेशा कॉम्पिटिशन्स में भी डिटेल में करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, इसलिए जो डेरिवेशंस आप कर लेते हैं, फाइनल फॉर्मूला आ जाता है, उस पर आप थोड़ी नजर रखिए। नाउ नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आ रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 72 में हमें दिखाई दे रहा है एक ट्रायंगल। ये प्रॉब्लम नंबर 72। 3 charges are arranged on the vertices of an equilateral triangle as shown in figure. Find the dipole moment of combination. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया गया है। अब ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, इनके सभी साइड के लेंथ को d बोल दिया है प्रॉब्लम ने। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं -q, यहाँ पे दिखा रहे हैं -q, यहाँ पे दिखा रहे हैं 2q, और हमसे कहा गया है डाइपोल मोमेंट निकालिए इस कॉम्बिनेशन का। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने जो पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ 2 अनलाइक पॉइंट चार्जेस of equal magnitude separated by a small distance। यहाँ तो 3 चार्ज हो गया, 2 चार्ज का सिस्टम होता है डाइपोल। ऐसी हालत में क्या करें हम? ऐसी हालत में आप क्या करिए, जो छोटे चार्जेस हो, जो स्मॉल चार्जेस हो विथ रेस्पेक्ट टू लार्ज चार्ज। ये लार्ज चार्ज है 2q, ये q इसका हाफ है मतलब छोटा, ये q इसका हाफ है यानी छोटा। तो जो बड़ा चार्ज हो एक पॉइंट पर, उसके रेस्पेक्ट में देख लीजिए छोटे छोटे चार्ज कहां पर हैं। अब उन सभी छोटे चार्ज का सेंटर ऑफ चार्ज निकाल लीजिए। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ की जो कॉन्सेप्ट लेक्चर शुरू किया था, वहां पर मैंने सेंटर ऑफ चार्ज लाइक सेंटर ऑफ मास निकालना बताया था मैंने। अब सेंटर ऑफ चार्ज कहां पर होगा? तो जैसा कि मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर ऑफ चार्ज जो है ज्योमेट्रिक सेंटर पे होते हैं। तो ये जो है चार्ज -q, यहाँ पर -q। अब मन ही मन सोच लीजिए, सेंटर ऑफ मास जैसे पढ़े हैं, m और m मास होता है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लेते हैं? मिडिल में लेते हैं। उसी तरह सेंटर ऑफ चार्ज भी लेना है, तो फिर इन दोनों के मिडिल में, मिडिल पॉइंट पर, यहाँ पर सेंटर ऑफ चार्ज हम लेंगे इन दोनों चार्ज का, तो यहाँ पर हो जाएगा -2q। सेंटर ऑफ चार्ज पे टोटल चार्ज को हम एज्यूम करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, एज्यूम करते हैं। जैसे सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास को एज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं, उसी तरह से अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है ये निकाल लीजिए। ये हो गया +2q -2q, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। ये डाइपोल लेंथ हो जाएंगे, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ a,
यहाँ लिख दे रहा हूँ बी। अब आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर डाले हैं एक लाइन पे, मीडियन हो गया। अब ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो फिर ये लेंथ क्या होगा, √3/2 √3/2 इंटू वन साइड हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, नहीं याद होगा तो आप निकाल सकते हैं। ये लेंथ हो गया d/2, ये d हो गया, तो फिर पाइथागोरियन थ्योरम लगा दीजिए, √d² - d²/4 करिए, निकल जाएगा। अब डाइपोल लेंथ हमें मिल गया AB, ठीक है। तो डाइपोल लेंथ यहां पर हो गया BA बोलेंगे, -q2 + q, दिस इज BA, और BA की वैल्यू √3/2 इंटू d। अब -2q एंड +2q फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए मैं थोड़ा लिख देता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और लास्ट में बताऊंगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं आपको, जिससे कि आपका फिजिक्स बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन लास्ट में बताऊंगा पूरा चैप्टर फिनिश करके। अब डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल P = मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज ले लिया इनटू डाइपोल लेंथ कर दीजिए, कर दिया। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू हो गया √3√3QD। इस तरह से सेंटर ऑफ चार्ज मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और सारी कॉन्सेप्ट्स आपके पास में है, किसी भी बुक को आप सॉल्व कर सकते हैं। यही बात मैं आज लास्ट में आपसे करने वाला हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है 73, जिसमें 3 फिगर्स दिख रहा है। चलिए 73 में आ जाइए। Find the magnitude of electric field at the point P in the configuration shown in figure, taking D much greater than A। D जो है बता रहे हैं much greater than A, D बहुत बड़ा है A से, and so हम लोग A² को नेग्लेक्ट करेंगे with respect to D²। टेक 2QA = P, और हमें बोल दिया गया है 2QA को P लीजिए, P फॉर डाइपोल मोमेंट, जैसा कि जान रहे हैं। जब भी जरूरत होगा 2Q आवेगा तो P लेने के लिए सलाह दिया गया। चलिए फिगर A में सबसे पहले, फिगर A में दिखाई दे रहा है ये नीचे Q चार्ज है, डिस्टेंस पॉइंट P का, ये पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस बता रहे हैं D डिस्टेंस बता दिया गया हमें, यहाँ तक डिस्टेंस जो है D है। अब हमें E चाहिए, यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E। अब इस E का यहीं पर मैं लिख देता हूँ 1.4 से इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है, वेरी इजी, 1/4πε0 Q/d²। आइए फिगर बी में आते हैं। अब फिगर बी में जैसा कि दिखाई दे रहा है -Q + Q डाइपोल दिख रहा है, यस, -Q, यहाँ से थोड़े डिस्टेंस पर +Q डाइपोल दिख गया। अब डाइपोल के मिडिल पॉइंट से ये डिस्टेंस लिया गया D, ये दिख रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ से ये डिस्टेंस दिखाई दे रहा है A, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस भी A दिखाई दे रहा है। अब पॉइंट P, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए, 71 में भी किए, और जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन हो गया, क्योंकि डाइपोल के मिडिल पॉइंट पर परपेंडिकुलर जो होता है इसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट है हमारा। फिर जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है डाइपोल एक्सिस -Q2 + Q, इसके अपोजिट आते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा है। क्या निकाल रखा है? चलिए यहाँ लिखते हैं 1/4πε0 1/4πε0 P अपॉन d क्यूब ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम ने हिंट कर रखा है ए को छोटा लेने के लिए, मतलब कि शॉर्ट डाइपोल है तो ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। आते हैं हम फिगर सी में आते हैं। यहाँ मैं ले रहा हूँ फिगर सी में 1 2 3 चार्जेस दिखाई दे रहा है। क्या फिगर सी को यहाँ मैं ट्रेस कर रहा हूँ। एक चार्ज, दूसरी चार्ज, तीसरी चार्ज, 3 चार्जेस दिख रहा है। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पर है माइनस क्यू, यहाँ पे है प्लस क्यू, यहाँ पर भी है प्लस क्यू। ठीक है, अब यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन, ये गया डिस्टेंस, इस लाइन की जो लेंथ है इसको d बोल दिया गया। यहाँ पे पॉइंट P हमारा है। अब हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिमांड किया गया है। अब देखिए बच्चों जरा गौर से, माइनस क्यू प्लस क्यू, इससे डाइपोल बन गया। ऐसे चाहे तो सभी चार्ज से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकाल करके और फिर मेथड ऑफ रेजोल्यूशन करके आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, जो ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, बट शॉर्ट करने का भी तरीका हमारे पास में है। क्या है? इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन हो चुका है। गौर से देखिए जरा, एक चार्ज इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसको कर दे रहा हूं E1 कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब दूसरा देखिए, इसकी वजह से हमने दिखा लिया। ठीक है, इसको मैं चार्ज नंबर 1 बोल दे रहा हूं ताकि पहचान में रहेगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। और ड्यू टू डाइपोल देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ है। तो ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू प्लस क्यू, 2a लेंथ डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है, इसको मैं E2 बोल दे रहा हूं। अब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लीजिए, ड्रॉ करिए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल बन गया। अब ये रिजल्टेंट हो जाएगा, इसको E वेक्टर हम बोल दे रहे हैं। अब देखिए आपको E1 की वैल्यू पता है, ये E1 हो गया, E2 का वैल्यू पता है, E2 हो गया। अब रिजल्टेंट निकालना है, वेरी इजी हो गया। इस तरह से कभी कभी जो है रिजल्ट जो आप निकाल रखे हैं उस रिजल्ट पर भी ध्यान देते रहिए, तो कैलकुलेशन आपका आसान होगा, टाइम की बचत होगी। ठीक है, लेक्चर के दरमियान हम लोग बेसिक को सीख लेते हैं। अब आइए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E, फिगर सी में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E, राइट एंगल 90 डिग्री पर दोनों वेक्टर हैं, तो रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर कर लेते हैं। नाउ E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर करेंगे, दोनों में ये कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। 1/4πε0, इसका स्क्वायर कॉमन ले लीजिए पहले ही। अब E1 स्क्वायर में क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर d की पावर 4 बचेंगे, प्लस E2 स्क्वायर में क्या बचेगा, p स्क्वायर न्यूमरेटर में, नीचे d क्यूब का स्क्वायर d की पावर 6 हो गया। सॉल्व कर दीजिए, बस निकल जाएगा आंसर। एक से ज्यादा मेथड अब आपके पास आ चुके हुए हैं, इसलिए मैं बोला हूँ क्लास के लास्ट में एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, जिससे कि आपका पूरा फिजिक्स आसान हो जाएगा। रूट लेते हैं, स्क्वायर हट जाएगा, 1/4πε0। नाउ इनसाइड रूट, अब इसको जैसे सॉल्व करना हो, एलसीएम लेके जैसे करना हो, कॉमन लेके आप कर सकते हैं। सोल्यूशन आप पर डिपेंड है, और सोल्यूशन कोई मुश्किल तो होता नहीं है। मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, d पावर 4 d6, एलसीएम d की पावर 6 हो गया। नाउ इससे डिवाइड लेंगे, d स्क्वायर बचेगा, तो क्यू स्क्वायर d स्क्वायर हो गया, प्लस p स्क्वायर हो गया। अब d क्यूब का स्क्वायर है, इसका रूट निकाल लेंगे, d क्यूब का स्क्वायर है, तो फिर ये हो जाएंगे हमारा 1/4πε0, 1/d क्यूब का स्क्वायर, तो d क्यूब बचेगा, बाहर निकाल लिया रूट से,
रूट के अंदर में रह जाएंगे क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इस तरह से सारे निकल गए, सारे पार्ट्स निकल गए। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74 बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। टू पार्टिकल्स कैरिंग चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड हैविंग इक्वल masses m each are fixed at the ends of a light rod of length a to form a dipole। मान लीजिए कि लाइट रॉड है, इसके एक एंड पर कोई एक चार्ज ले लीजिए, प्लस या माइनस जो मर्जी हो। चलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ माइनस चार्ज, माइनस क्यू, यहाँ मैं ले रहा हूँ प्लस क्यू चार्ज। दोनों के बीच ये जो रॉड है इसकी लेंथ दे दिया है a और जो पार्टिकल्स है इसके मासेस m दे दिया गया है। ईच पार्टिकल की मास जो है m है। नाउ द रॉड इज क्लैम्प्ड एट एन एंड, चाहे लोअर एंड पे क्लैंप कर दीजिए, बांध दीजिए, फिक्स कर दीजिए, या अपर एंड पे क्लैंप कर दीजिए, बांध दीजिए, फिक्स कर दीजिए, जहां मर्जी हो। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, रॉड को क्लैंप करा गया है, फिक्स करा गया है एक एंड पर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में E, कैपिटल E से डिनोट है विथ द एक्सिस ऑफ द डाइपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए डाइपोल एक्सिस हम लोग पढ़े हैं माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो माइनस क्यू टू प्लस क्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका ये है ऐसे डाइपोल एक्सिस के अलोंग है, यानी कि यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी जगह पर E है इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे क्वेश्चन है हमारा, द रॉड इज स्लाइटली टिल्टेड एंड देन रिलीज्ड। रॉड को थोड़ा सा टिल्ट करके, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके छोड़ दिया गया। नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हमें निकालना है। टिल्ट करते हैं इसको, ठीक है, इधर भी फील्ड लेंगे, दोनों तरफ फील्ड है, ये नहीं कि एक ही तरफ नहीं, फील्ड दोनों तरफ होंगे, इधर भी पूरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल है आपका। इधर या इधर किसी भी तरफ टिल्ट करिए। चलिए मैं इसको इधर टिल्ट कर रहा हूं, इधर हमने टिल्ट कर दिया डाइपोल को, ये आ गया हमारा प्लस क्यू चार्ज, यहां से खिसक करके ये आ गया, यहाँ पे आ गया। एनी पोजीशन ए पर मैं बोल रहा हूं, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ रोटेशन हो जाएंगे। ऐसे रॉड रोटेट करेगा, दिस इज पॉइंट ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया यहाँ पर, तो मैं इसको पॉइंट ऑफ रोटेशन बोल रहा हूँ। पॉइंट ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट रॉड ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया हमारा। चलिए फोर्सेस दिखाते हैं। वेट तो लेना नहीं है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह दिए हैं, नेग्लेक्ट करो। नहीं भी कहते तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसा कि जान चुके हैं आप, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम नेग्लेक्ट करते हैं जब तक प्रॉब्लम क्लियरली नहीं हमको बता दे कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स ले सकते हो, तब तक ग्रेविटेशनल फोर्स तो लेना नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो चलिए QE पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर आ गया है, इसको ऐसे टिल्ट कर दिया है रॉड को। अब इस पर फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू Q इंटू E, रॉड में होगा टेंशन, टेंशन को मैं T डैश बोल दे रहा हूँ, T डैश इज टेंशन, यही टू फोर्सेस हो गए। अब देखिए कि T डैश टेंशन का तो कोई टॉर्क होगा नहीं, क्योंकि इसका लाइन जो है पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, और आपने पढ़ा है पॉइंट ऑफ रोटेशन से यदि पास करता है कभी फोर्स का लाइन तो टॉर्क जीरो होते हैं। अब इसका टॉर्क निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, फोर्स की लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो फिर ये फोर्स की लाइन को पीछे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाया पीछे बढ़ाया फोर्स की लाइन को, और पॉइंट ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है, फोर्स की लाइन को पीछे बढ़ाया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस पॉइंट पर लिख रहा हूँ B, इस पॉइंट पर मैं लिख दिया C, ठीक है, यहाँ B लिख दिया, यहाँ C लिख दिया।
तो BC is perpendicular distance. BC is perpendicular distance of line of force. line of force, कौन सा फोर्स? F equal to QE from B. B क्या है? पॉइंट ऑफ रोटेशन. अब इसी BC का वैल्यू पता लगा लीजिए. रॉड की लेंथ तो प्रॉब्लम ने आपको A दे रखा है, रॉड की लेंथ. अब एक एंगल सपोज करिए, मान लीजिए एंगल थीटा है, ये भी एंगल अल्टरनेटिव एंगल थीटा हो जाएगा. अब यहाँ से साइन थीटा ले लीजिए, तो साइन थीटा यदि लेते हैं तो क्या होगा? BC अपॉन A, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ले लीजिए साइन थीटा, तो BC अपॉन A हो गया. तो फिर यहाँ से BC निकल गया हमारा A साइन थीटा. नाउ टॉर्क ड्यू टू द फोर्स टाउ इक्वल टू टाउ ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन सिस्टम ड्यू टू दिस फोर्स F इक्वल टू QE, टाउ इक्वल टू QE, एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन, जो टॉर्क का फॉर्मूला है. एक फोर्स जो होते हैं उस फोर्स की मैग्नीट्यूड लेते हैं और पॉइंट ऑफ रोटेशन से फोर्स की लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं. चलिए थोड़ा बेसिक मैं बोल दिया हूँ, ऐसे 12वीं के बच्चे हैं, आप लोग को आता है. तो BC इक्वल टू A साइन थीटा, A साइन थीटा. अब देखिए, जैसा कि आपने ऑसिलेशन में पढ़ा है कि जब ऑसिलेशन स्मॉल होता है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का वहां पर चांस होता है, पॉसिबिलिटी होता है. तो देखते हैं जैसे चम हो सकता है कि नहीं. अब टाउ इक्वल टू I इंटू अल्फा, टोटल टॉर्क, यही टोटल टॉर्क है F का टॉर्क, क्योंकि टेंशन T डैश का तो टॉर्क है नहीं. तो टोटल टॉर्क I इंटू अल्फा, I को क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम. जो सिस्टम है हमारा, टू चार्जेस सिस्टम है हमारा, इस समय डाइपोल बना हुआ है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I. अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन. अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन लिख दिया हमने शॉर्ट में, किसका? इस सिस्टम का, डाइपोल सिस्टम का, इक्वल टू QE A साइन थीटा की जगह मैंने थीटा लिख दिया. अब बच्चों यहीं पर एक बात गौर करेंगे. अब हम लोग थोड़ा सा फिर आगे बढ़ेंगे. अब हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने दिया है थीटा, ठीक है, थीटा इज स्मॉल. ये जो डिस्प्लेसमेंट हमने करा है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन किसी भी वर्टिकल सस्पेंडेड बॉडी का वर्टिकल होता है, तो ये थीटा जो है ये स्मॉल है. जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये करा है हमने साइन थीटा इक्वल टू थीटा. ठीक है, क्यों करा हमने? थीटा इज स्मॉल. अब माइनस साइन में लगा रहा हूं, पहले यहां पे लगाता हूं. क्यों? डिस्प्लेसमेंट थीटा किधर देख रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज. टॉर्क किधर देख रहे हैं? क्लॉकवाइज, क्योंकि इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगेगा ये फोर्स किधर घुमाना चाहेगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन तरफ लाना चाहेगा. तो क्या देख रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट थीटा है एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क हो गया क्लॉकवाइज, एंड सो अपोजिट, थीटा के अपोजिट है टॉर्क, एंड सो टॉर्क थीटा के अपोजिट होने से एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव. यहां भी माइनस साइन दे दीजिए और अब आप जो है यहां भी दे दीजिए. तो जहां पर आपको क्लियरली दिख जाए कि थीटा और टॉर्क हमारा अपोजिट हो गया, वहां पर माइनस डालिए और फिर पीछे सारे जगह माइनस डाल दीजिए. माइनस साइन का जवाब हो गया नेगेटिव साइन. सोर्स टॉर्क इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ थीटा. थीटा और साथ में ये भी जवाब मिल रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ थीटा, ये भी दिख रहा है. नाउ अल्फा इक्वल टू माइनस QEA अपॉन I कर लीजिए इनटू थीटा, इक्वेशन 1. और अब इन SHM, इन एंगुलर SHM जो आप पढ़े हैं रोटेशनल मोशन में SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब होते हैं
तो वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब ये ओमेगा क्या है? ये ओमेगा होता है कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट। अब जरा गौर से देखिए, कंपेयर करिए, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, नेगेटिव साइन, कांस्टेंट कांस्टेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों इक्वेशन आपका सेम हो गया। एंड सो कंफर्मली हम बोल सकते हैं दिस सिस्टम विल ऑसिलेट इन एसएचएम। मेंशन कर दीजिए, द सिस्टम इज इन एसएचएम। जो सिस्टम हमारा है माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज वाला, ये एसएचएम में है। अब आपसे टाइम पीरियड मांगा गया है, तो टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, एसएचएम में लोग ऐसे भी इसको प्रूव करते हैं, बिना ये इक्वेशन लिखे हुए भी प्रूव करते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, माइनस साइन shows that both are in opposite direction, एसएचएम का पहला कंडीशन। और फिर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू थीटा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। एसएचएम का तो यही दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, एसएचएम बोलिए। और टाइम पीरियड निकालना है। ओमेगा का फार्मूला 2π/t टाइम पीरियड होता है, इसको इक्वल कर लीजिए। तो फिर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं, कांस्टेंट को इक्वल कर रहे हैं। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू QEA अपॉन I। अब मैं I का वैल्यू रख दे रहा हूं यहाँ पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे। तो ये मास यहाँ पर m है, मास क्या है m, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा a। तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास का होगा ma स्क्वायर। ये मास तो एक्सिस पर है, तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। ठीक है, तो फिर ma स्क्वायर एक कैंसल, और यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा हमारा अंडर रूट QE अपॉन MA। अब यदि एंगुलर फ्रीक्वेंसी मांगते तो यहीं पर छोड़ देता मैं, लेकिन आपसे टाइम पीरियड मांगा है तो ओमेगा 2π/t कर दीजिए। फॉर्मूला सेम ही रहता है ओमेगा का, लेकिन एसएचएम में ओमेगा का नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर स्पीड नहीं बोलिएगा इसको। ओमेगा को लिख दिया 2π/t, where t is time period of oscillation, time period of oscillation. Now this equal to under root QE/MA. Now t equal to क्रॉस मल्टीप्लाई ले लीजिए, तो t equal to क्या होगा 2π अंडर रूट ऑफ MA अपॉन QE। चलिए बच्चों, के टाइम पीरियड निकल गया, बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। ठीक है, तो हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट प्रॉब्लम पर। ठीक है, इस चैप्टर के लास्ट प्रॉब्लम पर मैं आ रहा हूं, और इसके बाद आपसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। आपके लिए फिजिक्स को बिल्कुल आसान बना दूंगा, इसलिए आप मेरी बात को जरा गौर से सुनेंगे। लेकिन पहले काम पूरा करने के बाद बात करूंगा मैं आपसे। चलिए, तब इसमें प्रॉब्लम नंबर 75 हमारा क्या है? 75 प्रॉब्लम, assume that each atom in copper wire contributes one free electron. ठीक है, one atom has one electron। ये प्रॉब्लम बोल रहा है, ठीक है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये प्रॉब्लम में लिख दिया गया। one atom has one electron. Estimate the number of free electrons in a copper wire having mass 6.4 ग्राम। कॉपर वायर का मास दे दिया गया हमें 6.4 ग्राम। टेक द एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर टू बी 64 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर मोलर मास दिया गया है, मोलर मास कॉपर का ऑफ Cu लेने के लिए बोल रहा है प्रॉब्लम 64 ग्राम पर मोल, ये कह रहे हैं कि लो। अब बच्चों, हमें निकालना क्या है?
हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमसे पूछा गया है एस्टिमेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर। कॉपर वायर में इलेक्ट्रॉन के नंबर पता लगाइए। तो कुछ नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जैसा कि पहले भी कर चुके हैं प्रॉब्लम हम लोग इस तरह का। पहले मोल का पता लगा लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास 6.4 ग्राम, ठीक है, मास इन ग्राम, नंबर ऑफ मोल निकालते हैं तो मास जो मटेरियल है उसका ग्राम में लेते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास लेते हैं, तो डिवाइडेड बाय मोलर मास ये हो गया कितना 1/10, या फिर डेसिमल हटा के कर दीजिए, ये कट गया 1/10 यानी 10 की पावर -1 नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब तो आपको पता है इफ एवोगाड्रोज नंबर इक्वल टू Na, एवोगाड्रो नंबर को मैंने Na बोल दिया। अब देखिए आपको पता है तो 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो फिर इतने मोल में कितने एटम होगा, 1 मोल हैज Na एटम्स, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल एटम। तो फिर जितने मोल हमारे पास में है 6.4 ग्राम कॉपर में, तो 10 to the power -1 मोल हैज Na into 10 to the power -1 एटम्स। अब आपको प्रॉब्लम ने कहा है 1 एटम में 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ठीक है, जो प्रॉब्लम कह देगा आपको वो करना है, ये ध्यान रखेंगे। प्रॉब्लम की वैलिडिटी नहीं कभी चेक करिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोचने लगते हैं प्रॉब्लम ठीक है, नहीं है, गलत है, क्या है, बिल्कुल नहीं। कॉम्पिटिशन्स में प्रॉब्लम आवे तो आपका काम है सॉल्व करना, उसकी वैलिडिटी चेक नहीं करना। तो फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, तो जितने एटम उतने इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम ने बोल दिया है, तो इतने एटम है तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। एवोगाड्रो नंबर 10 to the power -1। नाउ एवोगाड्रो नंबर 6.023 10 to the power 23 लेते हैं, ठीक है। इस बुक में राउंड ऑफ किया हुआ होता है, तो मैं 6.023 को 6 लिख रहा हूँ, राउंड ऑफ कर रहा हूँ। 10 to the power 23 एवोगाड्रो नंबर को लिख दिया, या फिर आपको कंपटीशन में जो दिया रहेगा वो आप लेंगे, इनटू 10 to the power -1 ले लिया, ये हो गया 6 into 10 to the power 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 6.4 ग्राम कॉपर वायर, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर 29 को 100% सॉल्व कर लिया, ठीक है। और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं इसको गौर से आप सुन लेंगे। बच्चों, जिस समय मैंने शुरू किया था 12th का क्लास, तो मैंने शुरू किया था टूल्स एंड टेक्निक्स फिजिक्स मेड इजी। उस समय मैंने आपसे कहा था कि आप जो है मेरे सभी लेक्चर्स को देखिए और उसको लिख लीजिए अपने नोटबुक में, नोट्स तैयार हो जाएंगे। इस नोट से आप 12वीं के बोर्ड का एग्जाम देंगे, उसमें आपको 100% मार्क्स आ सकता है। क्योंकि दिल्ली में मैं कई सारे बैचेज पढ़ाता हूं, मैं दिल्ली के अंदर, मेरा अपना इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। हमारे इंस्टीट्यूट्स में एवरेज बच्चे 95 to 100% मार्क्स लाते हैं, आप भी ला सकते हैं। और दूसरी बात मैंने कहा था आपसे कि आप मेरे नोटबुक से मैच करेंगे तो वर्ल्ड की किसी भी बुक का जो आपके लेवल का प्रॉब्लम होगा वो मैच करेगा। तो बच्चों, मैंने एनसीईआरटी पूरा करा, एरोडोव के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करा, एससी वर्मा साहब की चैप्टर 29 को फुल्ली सॉल्व करा। उतनी ही कॉन्सेप्ट को मैंने यूज किया है जितनी कॉन्सेप्ट मैंने लेक्चर के दरमियान आपको दिया है, और मैच करके सारे प्रॉब्लम को दिखा दिया कि मेरे नोटबुक के बाहर एक भी प्रॉब्लम नहीं गया। अब यही मैं आपको कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूं कि आगे भी सभी चैप्टर्स में आप जो है मेरे वीडियोज को देखिए, नोट करिए। पहले उसमें जितनी बात मैं बोला हूं, लिखाया हूं, उसको नोट करिए। मैं नोट्स लिखाता हूं मैं यूट्यूब पर, आप पूरा नोट्स लिखिए,
आपको कहीं से अगर उधर से नोट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी नोट्स से आप 12वीं का एग्जाम भी दीजिए और उसी नोट्स से आप सारी अच्छी बुक सॉल्व करिए। लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी दूसरे इंसान का यदि आप वीडियो देखते हैं तो उसको पक्का आप अपनी एनसीईआरटी से मैच कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग एनसीईआरटी से हट करके, हेलिडे रेसनिक की बुक से हट करके बात कर रहे हैं, जो सही नहीं है। आपकी कॉन्सेप्ट यदि बिगड़ गया तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाइएगा। चलिए बच्चों, तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे वीडियोज को देखिए, देख करके पहले आप उसको कॉपी करिए, नोट करिए पहली सारी बात को, और फिर आप जो बुक्स आप सॉल्व करते हैं उन बुक से आप प्रॉब्लम जो भी लेते हैं उसको, प्रॉब्लम को मेरे नोट से मैच करके और प्रॉब्लम सॉल्व करिए। यहाँ तक कि आप चाहे किसी बुक का एग्जाम्पल कर रहे हो तो मेरी नोटबुक से, मेरे जो क्लास लेक्चर है उससे मैच करिए और उससे सॉल्व करिए, आपको इजी लगेगा। चलिए बच्चों, हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। गॉस लॉ, एस सी बर्मास की बुक चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।